साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। इंडी अलायंस के जो नेता गए थे ना मणिपुर, वापस लौट आए हैं। 2 दिनों तक घूमने के बाद वो वापस दिल्ली लौटे हैं और लौटते ही दोस्तों बवाल खड़ा हो गया है। इतनी बड़ी मुसीबत उनके सामने आ गई है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब कहते हैं ना, जिसकी नीयत खराब हो तो उसके साथ क्या होता है। तो मैं आपको कुछ बिंदुओं के जरिए पहले आपको कहानी को समझा देता हूं, आप एक एक करके देखिए। इंडिया में बिखराव की शुरुआत हो गई है। INDIA, इंडिया यानी भारत वाला नहीं, ये इंडी अलायंस वाला है। टूटना शुरू हो गया। अभी मैं आपको कहानी दिखाता हूं। 21 सदस्यीय दल जो गए हैं ना, उनके खुद के केस खुल गए हैं। अभी इसकी भी जानकारी दूंगा। बड़े नवाब बनने चले थे। आगे बढ़िए। बंगाल की डरावनी रिपोर्ट सामने आ गई है। अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों। ममता की ममता बंगाल में नहीं दिखाई पड़ती। अभी वो भी कहानी दिखाऊंगा। इसके अलावा जो इंडी अलायंस की टीम मणिपुर गई है तो बंगाल और बिहार जाने का भी दबाव पैदा हो गया है, वो खबर भी दिखाऊंगा। और तमिलनाडु में इनके अलायंस का एक पार्टनर है, जानते हैं, माफ़ी मांगनी पड़ी है। बहुत बड़ी खबर है, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों ने दिखाया नहीं। अभी मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा कश्मीर गए दल का कच्चा चिट्ठा खुल गया है। अभी जो लोग मणिपुर गए ना, वो इससे पहले कश्मीर भी जा चुके हैं। वो कहानी आज आप देखेंगे, तब आपको हैरानी होगी कि होता क्या है। इसके अलावा अवैध शरणार्थियों पर गाज गिरना शुरू हो गया है, और ये मैं मणिपुर की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा मिजोरम के लोग भी फंसे हैं। और जो नैरेटिव बिल्डिंग का काम ये लोग करते हैं ना, वो नैरेटिव बिल्डिंग के काम में, उस जाल में ये खुद फंस गए हैं। ये कहानी भी आज आपके सामने रख रहा हूं। अब आपको एक एक करके इन्हीं की जानकारी देता हूं। मैं दावा करता हूं दोस्तों, मैंने तमाम न्यूज चैनल्स देखे, मैंने तमाम सोशल मीडिया को भी खंगाला, किसी ने इस बात की जानकारी नहीं दी। और आप देखिए ये कितनी बड़ी खबर है। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए और एक एक करके खबरों को देखना शुरू कीजिए। आप देखिए इस रिपोर्ट को। 21 MPs फ्रॉम 16 पार्टीज विल विजिट मणिपुर टुडे। कितने लोग हैं, कितने दल हैं इस इंडिया अलायंस में। मैं इंडिया कहता हूं दोस्तों तो लोग गुस्सा करते हैं, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। INDIA बार बार कहना आसान नहीं है। 16 पार्टियां गई, 10 पार्टियां कहाँ गई। टूटने लगा ना कुनबा, बड़ा जोड़ रहे थे मोदी के खिलाफ। 10 पार्टियां गई ही नहीं। अब देख लीजिए, इसका मतलब यह है कि इंडिया अलायंस में बिखराव शुरू हो चुका है, और यह जानकारी किसी ने नहीं दी। ये बहुत बड़ी खबर है। अब आइए दूसरी बड़ी खबर पे। 21 सदस्यीय दल गया। क्यों गया था? मणिपुर में हिसाब किताब लेने कि बड़ा अन्याय हो रहा है, बड़ा नाइंसाफी हो रही है। आपको पता है, जैसे ही ये लोग वहां पहुंचे हैं, ये इनमें से 50% लोग खुद गंभीर मामलों के आरोपी हैं। आप देख लीजिए, हत्या की कोशिश, दंगा फसाद जैसे मामलों के आरोपी हैं। और सोशल मीडिया पर एक एक व्यक्ति के नाम का खुलासा हो गया है। अब सोचिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सुना है ना आपने, तो हमने भी सुना है। ये वही कहानी है। जिन पर खुद हत्या की कोशिश, रंगदारी, दंगा फसाद के आरोप है, वो मणिपुर में हिसाब किताब लेने पहुंचे हैं। अब एक और बड़ी दिलचस्प चीज आप जब देखेंगे दोस्तों, तब आप माथा पीट लेंगे कि ये किस प्रकार के लोग हैं। इनको जरा भी शर्म आती है या नहीं आती है। जैसे ही ये इंडिया अलायंस के लोग वापस आने लगे तो कहानियां सुनाने लगे, एक से बढ़कर एक कहानियां। देखिए, मणिपुर में लड़ाई झगड़ा हुआ है, नाइंसाफी हुई है, महिलाओं के साथ दुराचार हुआ है, मैं भी मानता हूं। लेकिन क्या बाकी जगहों की महिलाएं नहीं है? आप देखिए, ममता दीदी की बात बता रहा हूं। ममता दीदी के दिल का ज्वार एकदम उमड़ पड़ा, भावुक हो गई। शब्दों का चमत्कार आप देखिए, दिल बेजार हो उठा है कि मणिपुर में क्या कुछ हो रहा है। चलिए, मान लिया आप अच्छा करती है, आप बहुत बढ़िया कर रही हैं, लेकिन आगे बढ़िए। जर्मनी के
एक सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, उसने ममता दीदी से पूछ लिया कि क्या दिल को कंपा देने वाली ये कहानियां, महिलाओं के साथ दुराचार की ये कहानियां जो बंगाल में हुई हैं, क्या वो आप तक नहीं पहुंची? और जो उन्होंने ट्वीट किया ना दोस्तों, मैंने रिसर्च किया और वो आर्टिकल ढूंढ कर निकाला। आप देखिए, द इंडियन एक्सप्रेस की है, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। सिविल सोसाइटी है, कॉल फॉर जस्टिस, उसके जो हेड है ना वो पूर्व चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, और उन्होंने ये खबर निकाली रिसर्च के साथ, बने फैक्ट फाइंडिंग टीम थी। उसने बताया कि 2021 में चुनाव के बाद 15,000 हिंसा की घटनाएं हुई, 7,000 महिलाओं के साथ दुराचार हुआ। कभी देखा आपने ममता दीदी ने कुछ लिखा हो इसके बारे में? जो मणिपुर के लिए उनका दिल एकदम से संवेदनशील हो उठा है। और आज भी याद रखिए दोस्तों, पंचायत चुनाव के बाद बंगाल में स्थिति जरा सी भी नहीं बदली है। एक और खबर दिखाता हूं बंगाल से, अब बिहार आइए। बिहार की एक खबर आ गई, 17 साल की नाबालिग के साथ गैंग रेप की घटना हो गई। हेडर पढ़िए, आपको सिर्फ मणिपुर से रिलेटेड खबरें दिखा रहा हूं। ताजिया देखने गई 17 साल की नाबालिग से गैंग रेप, मुहर्रम के शोर में दबी चीख, बेहोश मिली पीड़िता। अब ऐसे खबर आएंगी दोस्तों तो भाजपा वाले तो सवाल पूछेंगे ना। मैं अपनी तरफ से एक शब्द नहीं कह रहा, मैं सिर्फ पढ़कर आपको दिखा रहा हूं। अमित मालवीय, बिहार में मुहर्रम की भीड़ और शोरगुल का फायदा उठाकर एक नाबालिग के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता से रेप करने के बाद आरोपियों ने उसे बेहोशी की हालत में फेंक दिया और फरार हो गए। आरोपियों के नाम मोहम्मद अशफाक और मोहम्मद मुमताज हैं। अब महत्वपूर्ण सवाल, विपक्ष का मंत्रिमंडल, प्रतिनिधिमंडल अररिया कब जाएगा? आपको तो महिलाओं की बड़ी चिंता है ना। आप तो मणिपुर गए, आप बंगाल गए क्या? आप बिहार गए क्या? तो बंगाल और बिहार कौन जाएगा? अब इसके बाद आपको तमिलनाडु लेकर चलता हूं। तमिलनाडु से भी एक बड़ी खबर सामने आई। यहां एमएमके अध्यक्ष एमएच जवाहिरुल्लाह की पार्टी ने एक फोटो शेयर किया। दोस्तों आप देख करके हैरान हो जाएंगे। यहां नुपुर शर्मा की तो लोगों को याद आती है ना। इस खबर को देखिए, मैं पढ़कर सुना रहा हूं आपको। पीएम मोदी शाह को राम लक्ष्मण बता माता सीता को दिखाया निर्वस्त्र। इंडिया में शामिल एमएमके नेता पर केस करेगी बीजेपी। आप सोच रहे क्या किया ये जवाहिरुल्लाह ने? मोदी और शाह को राम लक्ष्मण बता दिया। विपक्ष के लोग करेंगे, लेकिन ये तो जवाहिरुल्लाह है ना, इनको क्या लेना देना उससे। और बीच में जिस लेडी को खड़ा किया गया निर्वस्त्र, उसको आप चाहे भारत माता कहिए या माता सीता कहिए या फिर मणिपुर की उस महिला को कहिए, कुछ भी कह दीजिए, लेकिन इस आदमी ने किया क्या ये देखिए। और ये जो व्यक्ति है ना दोस्तों, ये पहले सिमिम से जुड़ा रहा है। इसके अलावा ये तमिलनाडु मुस्लिम मुनेत्र कजगम का प्रेसिडेंट भी है और जवाहिरुल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य के रूप में भी कार्य करते हैं। अब इस पोस्ट को देखने के बाद जाहिर तौर पर लोगों का गुस्सा होना लाजमी है दोस्तों। तो एक मशहूर वकील है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ये हैं गौरव भाटिया। इन्होंने साफ कहा कि हम कार्रवाई करेंगे और इस मामले में करना भी चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए कि ये हो क्या रहा है सेकुलरिज्म के नाम पर। लेकिन एमएच जवाहिरुल्लाह को तुरंत समझ में आ गया कि हमने तो गड़बड़ कर दी और उसने तुरंत माफ़ी मांग ली। हो गया, माफ़ी मांग ली। भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, सीता को आप गालियां दीजिए, गलत तस्वीर पेश कीजिए, माफ़ी मांग लीजिए। ये तो इस देश का सेकुलरिज्म है। लेकिन अगर बाकी लोगों ने एक शब्द भी कह दिया तो बस काम तमाम। अब आपको मैं पूर्व आर्मी चीफ से जुड़ी एक खबर दिखाता हूं, मणिपुर से ही जुड़ी है। जिस समय विपक्ष का ये कुनबा मणिपुर में राजनीति कर रहा था, उसी दौरान पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने एक महत्वपूर्ण बात कही। खबर देखिए, मणिपुर हिंसा में विदेशी एजेंसियों का हो सकता है हाथ, पूर्व आर्मी चीफ ने जताया शक, चीन का किया जिक्र। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? भाई सबको हक है अपनी बात कहने का, लेकिन कांग्रेस और उसके नेता
उनको इन चीज़ों में कोई भरोसा नहीं। ये भले अपना नाम इंडिया रख ले, इनको तो बल्कि माथे पे लिखवा लेना चाहिए हर कांग्रेसियों को, इंडिया बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन जो करनी है वो छिपा नहीं सकती। आप देखिए, कांग्रेस के दिग्गज नेता सैयद नासिर हुसैन, ये महाराष्ट्र के स्पोक्स पर्सन भी है, ये पूर्व आर्मी चीफ को, जो अपनी जान दांव पर लगाकर काम करते आर्मी के लोगों, उस आर्मी के चीफ जो अपने परिवार को भूलकर सीमा पर देश की रक्षा करते हैं, उसको नमूना बता रहे हैं। बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों, तभी आता है ना डबल स्टैंडर्ड कि कह अपना नाम तो लिख लिया इंडिया, भारत, कुछ भी लिख लीजिए, लेकिन करनी तो दुश्मनों जैसी है। और याद रखिए, इंडिया अलायंस के लोग मणिपुर से घूमकर लौट चुके हैं, तो भारत सरकार भी इंतजार कर रही है कि वो अपना अनुभव संसद के भीतर बताएं, क्योंकि ये वही दल है दोस्तों। क्योंकि मणिपुर की जब बात होती है ना, तो सरकार कह रही थी कि आइए चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, आप भी रखिए हम भी रखेंगे, पूरे देश के मामले उठेंगे। चर्चा नहीं की, डर गए, और उसके बाद इन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, वो भी स्वीकार हो गया। सरकार को डर नहीं है। अरे भाई, जब गलती हमने किया नहीं है, नेक नियत से काम कर रहे हैं, तो डर किस बात का। इसके बाद भी हंगामा करते रहे और फिर मणिपुर भी चले गए। तो आप सोचिए, अब आपको मैं एक ऐसी कहानी दिखा रहा हूं कि ये करेंगे क्या ये दल के लोग, और होगा क्या, और सरकार की भूमिका क्या रहेगी। बड़ा दिलचस्प एनालिसिस है दोस्तों, और रिसर्च करके मैंने निकाला है, तब आपको ये बात समझ में आएगी। इससे पहले एक ऐसा ही दल 2019 में जम्मू कश्मीर गया था। प्रशासन ने कहा कि ये संवेदनशील मुद्दा है, इलाके में मत जाइए, लेकिन ये कहाँ मानते हैं, तो निकल गए थे यहाँ से। और दौरा करने से पहले, जैसे इस बार हो रहा है ना, खूब शोर शराबा किया, हंगामा किया, संसद नहीं चलने दी, ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है, और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताकर लोगों को डराने का काम किया। लोग डर नहीं रहे थे, लोगों को लग रहा था अच्छा हो रहा है, लेकिन ये डरा रहे थे, उन्हें उद्वेलित कर रहे थे, उन्हें भड़का रहे थे। लेकिन आज मैं अब आपको जम्मू कश्मीर का हालात दिखाता हूँ। ये एक शांत प्रदेश बन चुका है, आतंकवादी घटनाएं नहीं के बराबर होने लगी हैं। सड़कों पर पत्थरबाजी होती है क्या? हर शुक्रवार को होती थी जुमे की नमाज के बाद, और उसके अलावा हड़ताल, ये सब कहाँ है? ख़त्म हो चुका। आप देखिए, थोड़ा बहुत तो सब जगह मिलेगा, लेकिन ये लगभग ख़त्म हो चुका है। और माहौल ऐसा बदला है कि श्रीनगर के टूलिप गार्डन को देखने के लिए इस साल रिकॉर्ड संख्या में, यानी करीब 3,70,000 विदेशी पर्यटक आए, और पिछले साल इनकी संख्या 3,60,000 के करीब थी। यही नहीं, जम्मू कश्मीर घूमने वाले पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ को पार कर गई, आप देख लीजिए। और वहीं 33 साल बाद आतंकवाद के गढ़ में फिल्में, सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, फिल्में रिलीज हो रही हैं, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। हॉलीवुड की एक फिल्म है ओपेनहाइमर, इसके लिए हर शो पूरी तरह से पैक चल रहा है। और एक खबर जम्मू कश्मीर की बता रहा हूं, सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, श्रीनगर में 3 दशक के बाद पहली बार मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। आप तो कहेंगे ये कौन सी दुनिया है यार कि मुहर्रम का जुलूस तक नहीं निकलता। नहीं निकलता, ये मोदी जी की देन है। वहाँ का ये समाज मोदी जी को थैंक यू बोल रहा है कि आपकी वजह से 3 दशक के बाद मैंने मुहर्रम का जुलूस निकाला। तो कांग्रेस जिस जम्मू कश्मीर पर संसद को सिर पर उठा लिया था, वहां आज सब कुछ बदल चुका है। आज जिस तरह से दोस्तों मणिपुर जल रहा है, वह भी कांग्रेस की नीयत और नीति का परिणाम है। अब मैं आपको मणिपुर की स्थिति भी बता देता हूं। मणिपुर में पहली बार दंगा कांग्रेस के शासनकाल में 1993 में हुआ, जिसमें करीब 700 से अधिक लोग मारे गए थे। उसी तरीके से 1997 में भी दंगे हुए, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन किसी भी संसद या सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मणिपुर में जो चीजें हो रही हैं, जिस तरह की परिस्थितियां बनी, जिस तरह का इतिहास है, जिस तरीके से सैकड़ों लोग मारे गए, वो सब का सब कांग्रेस की देन था। लेकिन किसी भी सरकार, किसी भी संसद, किसी भी संसदीय दल को
फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि कांग्रेस उन आवाजों को अपनी ताकत के बल पर अनसुना कर देती थी। किसी को सजा नहीं हुई, कोई रिपोर्ट नहीं बनी, कुछ नहीं हुआ। आप निकाल कर जरूर देखिएगा। और तो और परिस्थितियों का हल तक नहीं निकाला गया है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने मणिपुर की स्थिति को कंट्रोल में ला दिया है। सेना ने न केवल मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच बफर जोन तैयार किया है, बल्कि स्थायी इलाज करना शुरू कर दिया है। और इसीलिए बड़े ध्यान से सुन लीजिए, म्यांमार से जो विदेशी शरणार्थी आ रहे थे ना, उनकी बायोमेट्रिक जांच शुरू कर दी गई है। और ये सब कुछ सितंबर महीने तक ही पूरा होना है। यानी आपने जिस तरीके के हालात पैदा किए, अब मोदी जी छोड़ेंगे नहीं आपको, आपका इलाज करके रहेंगे। और आप देख लीजिए, केंद्र सरकार के निर्देश के बाद मणिपुर के बाद मिजोरम ने भी बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि यहाँ भी 30,000 शरणार्थी हैं। तो कुल मिलाकर देखें दोस्तों, तो कांग्रेस किसी भी समस्या को पाल पोस कर बड़ा करती रहती है। उसे मजा आता है, उसे लगता है कि इसी से वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है, कि लोगों को डराते रहा जाए और लोग हमें वोट देते रहेंगे। उसका काम ही है। लेकिन मोदी सरकार ऐसा नहीं करती है। वो किसी भी समस्या का स्थायी समाधान करती है। और मैंने अपने एक वीडियो में बताया था आपको कि कैसे बांग्लादेश की समस्या कई दशकों से चली आ रही थी, और जैसे ही मोदी जी सत्ता में आए, उन्होंने एकदम से ख़त्म कर दिया। आज बांग्लादेश के साथ कोई लड़ाई नहीं है। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और मैं तो एक कहीं पढ़ रहा था दोस्तों, वैसे तो ये हास्य विनोद की चीज़ है कि इस समय विपक्ष बड़ा अच्छा काम करता है, उसको बने रहने देना चाहिए, बल्कि कई दशक रहने देना चाहिए। तभी तो मोदी जी काम करते हैं। तो भले ही बदनीयती के साथ ये विपक्ष लगातार मुद्दों को गलत तरीके से उठाता है, लेकिन ये अच्छी बात है। मोदी जी और मेहनत करते हैं ताकि वो ख़त्म हो सके। तो याद रखिए दोस्तों, मणिपुर का भी एक स्थायी समाधान आपको देखने को मिलेगा। और जितने भी साजिश ये विपक्षी दल कुचक्र रच रहे हैं, वो भी आने वाले कुछ समय में ख़त्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।